ठीक है, सो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द हिस्टोरिकल टॉपिक. देखिए, क्लैट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, पॉसिबली लास्ट 2-3 ईयर्स, देर इज वन पैसेज फ्रॉम हिस्ट्री. अब हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ दैट अचीव अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन. जैसे आप यहां टॉपिक देख रहे हो, दिस इज बेसिकली वन ऑफ द मोमेंट इन द हिस्ट्री इन द ईयर 1925, जिसको अभी 100 साल पूरे हो चुके हैं. तो पॉसिबली हिस्टोरिकल टॉपिक जिसको कुछ एक माइलस्टोन टच करा हो, मे बी ऑफ 25 ईयर्स, मे बी ऑफ 50 ईयर्स, मे बी ऑफ 75 गोल्डन ईयर्स, या 100 साल, 125 साल या 150 साल. तो वहां पर जाकर हिस्ट्री से एक पैसेज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. मैं आपको अगर थोड़ा सा रिमाइंडर दूं कि प्रीवियस ईयर में टॉपिक कैसे आए, तो थोड़ा सा आप चीजों को रिलेट कर पाओगे. आई थिंक इन द ईयर 2023-24 में क्वेश्चन था द कंप्लीट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. दैट इज हिस्टोरिकल, दैट इज बिकम हिस्ट्री. मुझे याद आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वो भी एक क्वेश्चन क्लैट के अंदर पूछा गया था. तो इस साल के जो टॉपिक्स हो सकते हैं, उसमें वन ऑफ द पॉसिबल टॉपिक फ्रॉम साउथ इंडिया, दैट इज वन ऑफ द हिस्ट्री, जिसे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बोला जा रहा है. और उसको पूरे हो चुके हैं कितने साल? 100 ईयर्स. इसी सीक्वेंस में मैं आपको एक टॉपिक फॉर ओन रिसर्च, फॉर योर ओन होम असाइनमेंट देता हूं. जो क्वेश्चन आ सकता है आरएसएस के 100 ईयर्स. आप सभी इस वर्ड से बड़ी क्लियरली रिलेट कर पाओगे. व्हाट इज आरएसएस? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको पूरे 100 साल हो चुके हैं. और उसके हेड कौन है? कोई बताएगा मुझे? हु इज द बेसिकली हेड ऑफ द आरएसएस? टेल मी, बताओ. मोहन भागवत. एंड वी आर इन द सिटी ऑफ टेक्सटाइल सिटी भिलवाड़ा. और आज ही के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है अबाउट ही विल विजिट भिलवाड़ा पॉसिबली इन अपकमिंग 1-2 days. तो मोहन भागवत इज बेसिकली द करंट हेड ऑफ आरएसएस. तो वो भी एक पैरेलली टॉपिक पॉसिबली इस साल का हो सकता है. उसके अलावा मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी बोला है आपको, द 150 ईयर्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द बर्थ एनिवर्सरी. क्योंकि एज ए पर्सन इन न्यूज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एज ए पर्सन इन न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पॉसिबली शायद 150 साल के पूरे होने पर, 150 ईयर्स के पूरे होने पर, शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल को रेफरेंस करते हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब एज ए पर्सन इन न्यूज है तो डेफिनेटली वाई इन न्यूज. सेकंड वन, क्या उनकी हिस्ट्री रही है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो सारी चीजें वहां पर कवर की जाएगी. सेम एज उनका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां से उनके फेमस कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे हैं. बारदोली सत्याग्रह, दैट इज वन ऑफ द फेमस वन. तो वहां से भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं. तो मैं बार बार कह रहा हूं, इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए यू हैव टू बी रेगुलर विद द न्यूज़पेपर्स. अनटिल और अनलेस अगर आप न्यूज़पेपर से कनेक्टेड नहीं हो, इट बिकम वेरी टफ. फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स में हमेशा कहते हुए आ रहा हूं, जब तक आप सेल्फ ड्रिवन नहीं होंगे, दैट इज टफ टू से कि आप इन जीके को कवर कर पाओ. क्योंकि दिस आर द टॉपिक्स जो बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं. केवल एक न्यूज पर क्वेश्चन आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. मैं कह सकता हूं आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें. चलो अब अपन आते हैं अपने इस टॉपिक के साथ. दैट इज टॉपिक वाज 100 ईयर्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट. देखो, वर्ड से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि ये टॉपिक किस तरह का है या ये मूवमेंट किस तरह का है. इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ रेस्पेक्ट. अब अगर सेल्फ रेस्पेक्ट को हम डिफाइन करें तो इज व्हाट? सेल्फ रेस्पेक्ट इज नथिंग बट, अगर आपकी डिग्निटी के साथ कोई खेल जाए, आपको रेस्पेक्ट ना दे, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाए,
equal opportunity in any case, in the field of politics, in the field of education, in the field of any social welfare schemes. तो हो यही रहा था. So before independence 1947, India is basically facing the social discriminations, और मेजरली इन द साउथ इंडिया ये जो डिस्क्रिमिनेशन था इज ऑन दी हायर साइड. क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये साउथ इंडिया में आपको ज्यादा देखने को मिलता है. बिकॉज द अपर कास्ट और द अपर सोसाइटीज, अपर सिटीजन्स जो अपर साइड में हैं, दे आर एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड, वो डिस्क्रिमिनेट करते थे विद द लोअर कास्ट सोसाइटीज. तो इसको लेकर एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया. मूवमेंट क्या था दैट विल बी डिस्कस. उसको हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं. आई होप जो लिखा हुआ है उससे बहुत क्लियरली आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं. तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये टॉपिक कहां से रिलेट कर रहा है, कौन से स्टेट से रिलेट कर रहा है. तो यहां पर वो स्टैटिक केस में क्वेश्चन पॉसिबली एग्जाम में आ सकते हैं. तो तमिलनाडु, Tamil Nadu is one of the South Indian state, a very well developed state in terms of their GDP, in terms of their per capita income, in case of नीति आयोग हेल्थ सर्वे. तो ये एक साउथ इंडियन स्टेट है. तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई. इज इट ओके? सेकंड, who is basically the current CM of Tamil Nadu? Tell me. Who is the Chief Minister of Tamil Nadu? M.K. Stalin. चलो सुनो, नहीं लिखो, हर चीज लिखो, जितना लिखोगे उतना हेल्प मिलेगी. ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिफोर 1947 को लेकर. तो इंडिया बेसिकली क्या था? इज डिवाइडेड इनटू, और टू से डिवाइडेड इन डिफरेंट प्रोविंसेस. आपको पता है ना, इंडिया यूनाइट हुआ है तो बेसिकली 520 प्लस प्रोविंसेस को यूनाइट किया गया था. एंड दिस प्रोविंसेस आर कंसिडर्ड एज प्रेसिडेंसीज. जैसे आप आज की तारीख में स्टेट्स की बात करते हो ना, पहले ये प्रेसिडेंसीज थी. तो तमिलनाडु जिस प्रेसिडेंसी में आता था वो उसका नाम था मद्रास. ये कुछ आज जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं, पहले ये प्रेसिडेंसीज कहलाती थी. जैसे एक प्रेसिडेंसी कौन सी हो गई? मद्रास. एक थी बॉम्बे, पहले हम उसको बॉम्बे कहते थे. एक थी आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहते हैं. तो दीज आर फेमस प्रेसिडेंसीज इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. तो तमिलनाडु इज बेसिकली रिलेटेड विथ मद्रास. इज इट ओके? पॉसिबली क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेस द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. आप इसे असाइन करें और इसे जरूर मेंशन भी करें अपनी कॉपी के अंदर. तो पैरेलली आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. आप लोग उसको थोड़ा सा रिसर्च करें कि क्वेश्चंस किन किन फॉर्मेट्स में आ सकता है. हाँ, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया? द पर्सन इज ईवी रामास्वामी, और टू से पेरियार. जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये पेरियार वर्ड बहुत फेमस है इन साउथ इंडिया. पेरियार इज बेसिकली वन ऑफ द फेमस लेक इन साउथ इंडिया. पेरियार इज बेसिकली वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क इन साउथ इंडिया. तो यू हैव टू बी आंसर कि पेरियार नेशनल रिवर या नेशनल लेक या सॉरी नेशनल पार्क, लेक, ये कहां सिचुएटेड है. क्योंकि वर्ड्स से ही क्वेश्चंस बनते हैं, बस हमें उन वर्ड्स को पिक करना है. तो हु फाउंडेड दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, और हु इज बेसिकली द फाउंडर? ईवी रामास्वामी, और टू से द पेरियार. दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज करंट तमिलनाडु. एंड इट इज बेसिकली अंडर विच प्रेसिडेंसी? द करेक्ट आंसर हैपेंस टू बी मद्रास प्रेसिडेंसी. आई होप इट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर. इज इट ओके क्या? ओके. अब व्हाट इज बेसिकली द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट? अब ये मूवमेंट क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस मूवमेंट में क्या बोला गया? व्हाट आर बेसिकली द स्पेसिफिकेशंस, द हाइलाइट्स ऑफ दिस मूवमेंट?
तो इस बेसिकली मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन को, या जो भी बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो सोशली शायद डिसहार्ट कर सकती है, उसे एंड करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहला, एम्स टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना, क्योंकि हमने कहा ना, दिस इज व्हाट द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो डेफिनेटली दिस इज बेसिकली वन ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट। सेकंड वन, साउथ इंडिया इज बेसिकली मोर डोमिनेटेड टूवर्ड विच कास्ट, ब्राह्मण्स, तो उनके डोमिनेंस को भी कुछ हद तक कम करना, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, दिस आर इनटू द 4 सेक्शंस। कोई बताएगा वो 4 सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण्स, हमें इन्हीं चीजों को डेवलप करना है। क्या हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो इसको असाइनमेंट पे, छोटे छोटे असाइनमेंट से जरूर कवर करना, और जो अभी इस रिकॉर्डेड को देखेंगे प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स, ताकि आप लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सको। दिस इज व्हाट, कि जरूरी नहीं है कि वो नेसेसरी हो कि आपके एग्जाम में आए, बट यू हैव टू बी जस्ट नो कि 4 कास्ट सिस्टम इंडिया में कौन कौन से थे। इज इट ओके? चलो, थर्ड वन, इंडिया इज बेसिकली अ लैंड ऑफ स्नैक्स। ये बहुत पुराने समय में बोला गया था, एक सपेरों का देश है। सपेरों का देश का मतलब क्या होता है? यहां बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस है ना, और सुपरस्टिशंस रिलेट करता है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ। आज भी हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली सुपरस्टिशियस हैं। आपने देखा होगा, घर से निकले हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो सुपरस्टिशन आ जाता है। आप घर से निकले और किसी ने छींक दिया, अगेन व्हाट इज दिस सुपरस्टिशन? यस और नो? आपने देखा होगा बहुत बार क्रिकेटर्स भी बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं। जब वो ग्राउंड में पैर रखते हैं तो पहला राइट पैर रखेंगे, दैट इज व्हाट द सुपरस्टिशन। यार आज 11 से, आज अमावस है, अगेन व्हाट सुपरस्टिशन। तो इंडिया इज बेसिकली फुल ऑफ सुपरस्टिशियस पर्सन्स। हर चीज में हम सुपरस्टिशन सोच लेते हैं। पौने का टाइम देखकर नहीं निकलना है ना, तो ये भी क्या हुआ? सुपरस्टिशन हुआ। अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो बेटा दही खा के जा, पेपर अच्छा हो जाएगा। बेटे ने साल भर पढ़ाई नहीं करी लेकिन दही खाएगा तो पेपर अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? तो ये क्या है? इसको अगर हम प्रैक्टिकली साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में देखें तो इट इज पॉसिबल कि बच्चा साल भर पढ़े नहीं और उसको दही खिला दो तो शायद वो पास हो जाए। हम फॉर्म भर रहे हैं तो पर्टिकुलर मुहूर्त निकाल के ला रहे हैं। दिस इज व्हाट द सुपरस्टिशन। तो सुपरस्टिशन को भी क्या करना है? हमें खत्म करना है। फोर्थ वन, प्रमोट इक्वल राइट्स फॉर ऑल। इक्वालिटी आएगी तभी हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ले पाएंगे। आपको किसी और रीजन से डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं, आपको रीजन से वुमेन्स के कारण डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, आपको कास्ट के कारण डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं, दिस इज व्हाट द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो नॉर्मली जो इनइक्वालिटी थी, या हमें प्रमोट करना इक्वल राइट्स, स्पेशली इन मंदिरों में। आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां वुमेन्स को परमिशन ही नहीं है। बहुत सारे साउथ इंडिया में ऐसे टेम्पल्स हैं जहां पर अलग कास्ट वालों को एंट्री मिलती है। ये भी क्या हुआ? सुपरस्टिशन अलोंग विद द राइट्स। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज साउथ इंडिया में चल रही थी, जिसे हमें प्रीडोमिनेंटली या डोमिनेंटली हमें उसे क्या करना था? एंड करना। इज इट ओके? अब यहीं पर क्वेश्चन आप सोचते होंगे कि सर इनमें क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, बट यू हैव टू बी थिंक, कि आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्वेश्चंस क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ड क्या आ गया? इक्वल राइट। और मुझे यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये सोच अगर आपने डेवलप कर ली तो आप जीके को बहुत अच्छी तरीके से अपने हाथों में कंट्रोल कर पाओगे, अपने में कंट्रोल कर पाओगे। वरना आप केवल ये 4 लाइनें पढ़ के चलेगा और यू हैव टू बी थिंक कि ये क्वेश्चन आएंगे मैं लिख दूंगा। लिखने जैसा कुछ चीज है भी नहीं पहली बात। अब यहीं से आपको
क्योंकि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन भी बोला गया, इक्वल राइट भी बोला गया, तो क्वेश्चन डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाएगा और फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आ जाएगा कि नो डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में बोला गया, तो आर्टिकल नंबर, ये सोच आपको डेवलप करनी है। तो नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू 35, जहां पर राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, उसमें आर्टिकल नंबर 17 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। इसको लेकर नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट वन इक्वल राइट्स की बात करता है, तो राइट टू इक्वालिटी में ही राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है, राइट टू इक्वल राइट्स की बात होती है, तो यहां आर्टिकल नंबर 14 याद आता है। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है क्या? 100% बन सकता है। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी कवर हो गया, अलोंग विद दी वो टॉपिक भी कवर हो गया। यस डन, लिख लिया क्या? तो आई होप what is basically the objective behind the social reform movements and what we have to achieve to end the social evils in the from the society. चलो आगे बढ़ते हैं। तो पेरियर फेल्ट डेट का मतलब क्या होता है? व्हाट ही बेसिकली थिंक, क्या सोच रहे थे वो? पहला, सोसाइटी वॉज कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड बाय, आपने बहुत बार ये चीज सुनी होगी फ्रॉम द अपोजिशन नाउ डेज इन डिफरेंट रिलीज, कि देश को केवल अंबानी अडानी ही चला रहे हैं, बहुत बार सुना होगा ना। तो ये क्या चीज है? कंट्रोल्ड एंड डोमिनेंस बाय अपर कास्ट। अब भले वो कास्ट वाइज नहीं है, लेकिन दिस आर द बेसिकली द बिग फैमिलीज, बिग बिजनेस टाइकून इन द कंट्री। आपने अपोजिशन से सुना है ना बहुत बार कि देश केवल अंबानी अडानी ही चला रहे हैं, और ये अगर डोमिनेंस करते हैं तो जो लोअर कास्ट है, मिडिल कास्ट, मिडिल लेवल की सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं इससे क्या होगी? गुस्सा होगी। क्योंकि क्या बोला जाता है कि पैसा हम कमा रहे हैं, टैक्स उनके पास जा रहा है। These are what? The social evils. Second one, lower caste had no dignity and right. अभी तो ये फीलिंग आएगी, yes or no? लिख तो चलो बेटा, तभी तो ये थॉट आएगा। आगे के बात समझ में। अलॉन्ग विथ इसी में कुछ और पॉइंट्स को भी अगर हम कनेक्ट करें, तो इनका ऑब्जेक्टिव ये था, कनेक्ट द मूवमेंट विथ द्रविडियन, अभी मतलब बताऊंगा इसका, आइडेंटिटी। टू यूनाइट नॉन ब्राह्मण्स। कहने का मतलब क्या है कि जो पहले कास्ट डोमिनेट थी, कौन सी कास्ट डोमिनेट थी? ब्राह्मण्स। उनसे अलग हमें नॉन ब्राह्मण्स को क्या करना है? यूनाइट करना है।
और नॉन ब्राह्मण्स बेसिकली साउथ इंडिया में क्या कहलाते हैं? द्रविडियंस। ये बेसिकली आर द रिजर्व्ड कैटेगरी इन द कंट्री। रिजर्व कैटेगरी का मतलब क्या होता है? दिस आर ओबीसीज, एसटी एंड एससीज। नॉर्मली जैसे राजस्थान साइड में अगर हम बात करें तो आपने मीणा, गुर्जर, these are what? The Midas are basically the scheduled tribes. Gujars are basically the OBC. There are many such caste in North India as well, जो categorized हैं in SC, ST और OBC में. Raggers हो गए. There are many caste. हर का नाम लेना possible नहीं है, but just to identify, just to know कि definitely over the India या all over the India there are different sections are classified into the SC, ST and OBC. और अगर हम देखें तो साउथ इंडिया इज बेसिकली मोर इंक्लाइन टुवर्ड द्रविडियन आर्किटेक्चर। द्रविडियन आर्किटेक्चर का मतलब होता है दिस आर द टेम्पल्स आर्किटेक्चर। आपने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा होगा इफ यू जस्ट ऑब्जर्व। कोई साउथ इंडिया के टेम्पल्स गए हो? कोई साउथ इंडिया का मतलब मैं बात कर रहा हूं जस्ट बिलो दी मुंबई और महाराष्ट्र, इन केरल, तमिलनाडु, आंध्रा। आपने देखा होगा वहां पर जो टेम्पल्स बनते हैं दीज आर लाइक द पैरामिड्स, लंबे लंबे इनके ऊपर के कॉरिडोर वो होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर होता है दिस इज बेसिकली लाइक अ पैरामिड, ये द्रविडियन आर्किटेक्चर ही कहलाता है। लेकिन आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो दिस इज बेसिकली नॉट इन द ट्रेंड, दे आर इन द ग्राउंड लेवल। आप अगर आप राम मंदिर को भी देखोगे तो बेसिकली डेफिनेटली इन द डिफरेंट फ्लोर्स पे बनाया गया है, लेकिन कोई आर्किटेक्चर ऐसा नहीं होता। लेकिन आप रामेश्वरम चले जाओ, मदुरई टेम्पल चले जाओ, तिरुपति बालाजी चले जाओ, तो वहां पर आपको कैसा आर्किटेक्चर मिलेगा? दिस इज बेसिकली द पिरामिड, लंबे लंबे ऊपर के आर्किटेक्चर्स होते हैं, डोम, और उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, मे बी इन द डांसिंग फॉर्म, मे बी इन द इंजॉयबल फॉर्म्स, वो सारे आर्किटेक्चर बने हुए होते हैं। आई होप इट इज कनेक्टेड विद दी वर्ड, है ना? तो इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे हम नॉन ब्राह्मण्स को यूनाइट करें और द्रविडियंस को मोटिवेट करें और प्रमोट करें। आया क्या समझ में? क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज, अब देखो यूनाइट करना है तो एक इंडिविजुअल तो ये काम कर नहीं पाएगा। इसके लिए क्या करना है? टू फॉर्म अ अब मैं यहां पे चाहता तो ये भी लिख लेता आपको कि टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, बट आफ्टर टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट इनटू पॉलिटिकल पार्टी। आपने अगर 2012 में 11 में देखा हो तो आम आदमी पार्टी बेसिकली फर्स्ट टू बिकम अ ऑर्गेनाइजेशन, एंटी ये कह सकते हैं करप्शन मूवमेंट को उन्होंने लीड किया और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। क्योंकि इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो क्योंकि अकेले एक पर्सन से तो काम होगा नहीं, वी हैव टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से हम उस प्रोग्राम को, उस मूवमेंट को लीड कर सके और उस मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। तो वही था ऑब्जेक्टिव कि हम नॉन ब्राह्मण्स को इकट्ठा तो करेंगे लेकिन अंडर विच बैनर, अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, अंडर विच पर्सन। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म करी और साउथ इंडिया की बड़ी दो फेमस पार्टीज है, रीजनल पार्टीज हैं, उनका नाम है, वन इज डीएमके एंड सेकेंड वन इज AIDMK। सालों तक तमिलनाडु में दीज आर द टू रीजनल पार्टीज जिन्होंने डोमिनेट किया है तमिलनाडु के अंदर। वन इज डीएमके जो अभी करंटली गवर्नमेंट इन्हीं की है, MK स्टालिन, हाँ अभी बताएंगे आपको, बिल्कुल। और एक है AIDMK। आपको याद होगा वन ऑफ द फेमस पॉलिटिशियन जयललिता, द फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस, बिकम द CM ऑफ तमिलनाडु। तो इन दोनों जनों ने, इन दोनों पार्टीज ने
तमिलनाडु पर सालों तक राज कर रहे हैं लोग। और इनकी बेसिकली पॉलिसी भी यही थी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या दें, फ्रीबीज बांटे। फ्रीबीज बांटने का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस दे आर गिविंग द ऑब्जेक्ट्स और द थिंग्स टू द पीपल। जैसे इधर साइड भी होता है, कोई पैसे बांटता है, कोई कुछ बांटता है। ये लोगों ने बहुत बार बहुत सारी चीजें लोगों को देना शुरू किया। ये तो नॉर्थ इंडिया में अभी आया है कि 10,000 रुपए बांट दो, ये चीज दे दो, ये चीज दे दो। लेकिन साउथ इंडिया में तो सालों से इसी पर ही पॉलिटिक्स चलती आ रही है। मतलब मुझे कोई इलेक्शन याद आते हैं इन द अर्ली 2000 में, जब वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेशर कुकर भी बांटे हैं लोगों को। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द फ्रीबीज पॉलिसीज है, जहां पर लोगों को देकर हम उनको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टैंड अप कर रहे हैं चीजें देने से। तो दीज आर टू फेमस पार्टीज इन साउथ इंडिया जो बात किसकी करते हैं, द्रविडियंस की बात करते हैं। इज इट ओके? तो दो पार्टीज का नाम डीएमके और AIDMK। अब इनके फुल फॉर्म्स पे क्वेश्चंस 100% आते हैं, जो आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म लिखनी चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया का टॉपिक है। तो यहां पर ही दो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ये आप जरूर लिखें। दिस इज बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, अलग अलग थी। हाँ? देखो यहां पे लिखा हुआ भी आ रहा है, both are prominent regional political parties based in the Indian states of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry, tracing their origin of the Dravidian movements. The AIDMK was formed in, अब ये क्वेश्चन याद रखना है आप, AIDMK formed in which year? 1972 as a breakaway fraction of the DMK। एक नहीं कह सकते, बेसिकली देयर आर टू पर्संस जिन्होंने उस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया एंड आफ्टर फ्यू इयर्स दे बिकम सेपरेट। तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बेसिकली बाय द नेम, ये नेम से एक नहीं थे। बेसिकली वन ऑफ द पर्सन इज अन्नादराई एंड करुणानिधि, दीज आर द फेमस पॉलिटिशियन और द एक्टर इन द साउथ इंडिया। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इनिशियली दे हैव नो नेम, बट आफ्टर द सेपरेशन इन्होंने एक का नाम रख दिया DMK और एक ने नाम रख दिया AIADMK, क्योंकि पहले ये अंडर द पेरियार मूवमेंट्स में थे। क्योंकि ये किस मूवमेंट के अंडर में काम कर रहे थे? दिस पर्टिकुलर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के अंडर में काम कर रहे। आई होप इट इज ओके, समझ में आ गया? क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, तो दिस बेसिकली द मूवमेंट बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग। तो ये प्रमोट किस चीज को कर रहे थे ये लोग? अगेन द आंसर विल बी द सेम वन। एक तो ये सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे थे? सोशल जस्टिस। सेकंड, इन्होंने डिस्कशन किया अबाउट एंटी कास्ट लॉ, ऐसे कानून बना दिया जाए जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया जा रहा था। थर्ड वन, रिजर्वेशन देना शुरू किया गया। और आपको जानते हुए बड़ा आश्चर्य होगा, इंडिया में वन एंड ओनली स्टेट इन साउथ इंडिया और तमिलनाडु हैव द रिजर्वेशन मोर देन 50%। अदरवाइज इन एनी ऑफ द इंडियन स्टेट जहां पे रिजर्वेशन 49% से ज्यादा का है। इज इट ओके? तो ये बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड, ट्रेडिशनल, रिचुअल बेस्ड एक स्टेट है इंडिया में, और यहीं से इन चीजों की शुरुआत होती है, रिजर्वेशन को लेकर, बैकवर्ड क्लासेस को लेकर सबसे ज्यादा। इसलिए इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिली हुई, तभी तो नाम क्या रखा गया? सेल्फ रेस्पेक्ट। दिस इज ओनली द स्टेट जहां मोर देन 60% है। हाँ,
तो इन दोनों पार्टीज ने क्या चीजें डिमांड करी? हाई रिजर्वेशन कोटास, ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सेकेंड वन, वुमेन्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करे इन्होंने, महिलाओं के लिए एजुकेशन प्रमोट की गई। तीसरा, एंटी अनटचेबिलिटी मेजर्स, हमने पहले भी डिस्कशन किया था अनटचेबिलिटी को लेकर। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाएं जहां पर एंटी अनटचेबिलिटी मेजर्स उठाए जाएं। और क्योंकि तमिलनाडु की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहां पर किस रीजनल लैंग्वेज की बात होगी? तमिल की बात होगी। और तमिल इज बेसिकली वन ऑफ द एशियंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विद अ हिस्ट्री ऑफ अराउंड 2500 ईयर्स। 2500 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है और इसीलिए इस तमिल लैंग्वेज को हम वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो यू हैव वन असाइनमेंट, प्लीज मेंशन इन योर नोटबुक व्हाट आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। ये सब चीजें आप लोग जरूर लिखो। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू गिवन, कि मैं आपको चाहता हूं कि उन क्वेश्चंस को आप कवर करो। तो क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द 100 years ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। आई होप समझ में आ गया। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने ऐसे असाइनमेंट दिए हैं, प्लीज मेंशन इन योर नोटबुक, अदरवाइज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। डन? तो दिस इज द टुडेज टॉपिक। क्लियर? तो जो असाइनमेंट्स है उसे जरूर आप लोग कवर करेंगे।